हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है ये पूरे 5 है। फर्स्ट, एरर्स इन एडिशन। सेकेंड, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। थर्ड, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ, एरर्स इन डिविजन। एंड फिफ्थ, एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ऐसे 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है। इनमें से स्टार्टिंग के जो 2 है दैट इज एरर्स इन एडिशन एंड एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, ये हम लास्ट लेक्चर में यानी कि इससे पहले के लेक्चर नंबर 7 में हमने कवर किए थे। तो हो सके तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बाकी जो 3 टॉपिक है दैट इज एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन डिवीजन एंड एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, इन तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस लेके हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेके रखिएगा और जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसी जगह पे बैठ जाइए और लेक्चर को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। आपके टॉपिक बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने खुद का नोट्स बनाओ, जहाँ पर अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा समझने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसे पढ़ने से पहले थोड़े बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से लेके शुरू करते हैं, फिर आप जाके अपने कॉन्सेप्ट लेवल को टच कर लोगे, यानी कि समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास है ना एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये है रेडियस। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे दैट इज जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर जो आर है। अब ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जब इसको मैं मेजरमेंट करता हूँ यानी कि एक्सपेरिमेंट कर इसका मेजरमेंट वैल्यू निकालता हूँ, तो वैल्यू कैसे लिखते हैं, दैट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर। इसे लिखते हैं आर प्लस माइनस डेल्टा आर, और यहाँ होता था आर मीन और डेल्टा आर मीन। ठीक है, ये क्या है, ये मीन वैल्यू है इस रेडियस का और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर इस रेडियस का। जब आप इस रेडियस को मेजर करोगे तो वैल्यूज़ निकालोगे, उन वैल्यूज़ में ये होगा मीन वैल्यू और ये होगा उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। समझा? ये क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर और ये होगा मीन वैल्यू। तो इसका मतलब जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो, अभी जो रेडियस क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे और जो मेजर्ड वैल्यू है उसे इस तरह लिखा जाता है, उसका एक मीन वैल्यू आएगा और प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, और ये होता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझा? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू लिखोगे तब ब्रैकेट में मीन आना चाहिए और मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके जगह पे मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे एग्जांपल क्वांटिटी ए करके लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम ए है, तो इसका मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा। सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो इधर क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इधर होगा उसका मीन वैल्यू और इधर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। बराबर? अगर कोई क्वांटिटी है, लेट्स से क्वांटिटी बी है, क्वांटिटी बी, तो इसका मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, तो इसको लिखेंगे बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी मीन, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द बी, मीन वैल्यू ऑफ द बी। बराबर? तो इस तरह लिखा जाता है। समझ में आ गया? अभी देखो मैं इस वैल्यू का रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू जो भी इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो भी इसका मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू लिया।
तो एक बात याद रखिए, जब मैं आगे जाके आपको ऐसे मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा तो वहाँ पर है ना, हर बार हम ये मीन को दिखाएंगे नहीं, हमें मीन को ऐसे बिना दिखाए लिखेंगे, बट आप समझ जाना कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये उसका मीन वैल्यू है करके, ठीक है। तो ये हम ऐसे हम इधर नहीं लिखेंगे और हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ बी प्लस माइनस डेल्टा बी करके। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये मीन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ए क्वांटिटी का मैं रिलेटिव एरर निकाल लिया और ये उसका फॉर्मूला रहेगा। जो भी ए क्वांटिटी में एरर आ रहा है वो एरर ऊपर और जो उसकी मेन वैल्यू है वो नीचे, दोनों का रेशियो करेंगे तो इस ए क्वांटिटी का रिलेटिव एरर आ गया। वैसे ही मुझे इसी ए क्वांटिटी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, तो ये आ जाएगा जो भी इसकी रिलेटिव एरर आ रही है दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करेंगे तो इस ए क्वांटिटी का परसेंटेज एरर आ गया, समझा। तो अभी आपको रिलेटिव एरर समझ में आ गया, परसेंटेज एरर समझ में आ गया, मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे जाके हम क्या करने वाले हैं कि हम ए क्वांटिटी है बी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम ए इंटू बी करेंगे ऐसे, तो कुछ रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा z बराबर। फिर आगे जाके हम ये करेंगे कि a अपॉन बी करेंगे, ए क्वांटिटी अपॉन बी क्वांटिटी, इसका आंसर कुछ तो आएगा, उस आंसर को हम z से बता दिया, मतलब ये रिजल्टेंट क्वांटिटी है। तो हम आगे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हमारा प्रोसेस ये है कि हम दो क्वांटिटी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा, या फिर दो क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो है z। तो यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है z, ठीक है। तो इसका मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालें, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z। देखो किसी का भी मेजर्ड वैल्यू निकालने का सिंपल है, जो भी क्वांटिटी ले रहे हो उसका मीन हो जाएगा प्लस और माइनस और उसका एरर आएगा डेल्टा z। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होगा, अभी आप देख सकते हो कि ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है, या फिर ए और बी को डिवाइड करके रिजल्ट आया है, और ये वो वाली क्वांटिटी है, ये वो वाली क्वांटिटी है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम जो रिजल्टेंट क्वांटिटी लेके आ रहे हैं उसमें जो भी ये एरर आता है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और ये उसकी ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू, समझा। क्यों, क्या होता है कि देखो ये दोनों क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लाए हैं, राइट, तो उनका एरर डायरेक्टली आ गया है एंड दैट इज एब्सोल्यूट एरर। लेकिन जब हम इनका एरर निकालते हैं ना तो हम इस क्वांटिटी को 3 बार मेजर करते, फिर उसकी मीन वैल्यू निकालते और हर एक मेजरमेंट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालते, फिर एब्सोल्यूट एरर का हम मीन निकालते, तब जाके ये आते, राइट। पर इसका कैसा हो रहा है कि दो क्वांटिटी से डायरेक्टली आंसर आ रहा है तो उसका जो भी एरर आएगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, समझ में आ गया। तो अब अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, रिलेटिव एरर इन z। तो जो भी इसका एरर है दैट इज डेल्टा z अपॉन जो भी उसका वैल्यू ट्रू वैल्यू है वो z। ये हो गया इसमें रिलेटिव एरर, यानी कि z क्वांटिटी में रिलेटिव एरर। वैसे ही परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर इन z। तो ये क्या होगा, जो भी उसकी रिलेटिव एरर है वो इंटू 100 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज एरर आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह आपको क्या करना रहता है, सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है कि हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्टेंट क्वांटिटी को निकालेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या था, प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया है ना। अभी देखो हम क्या करेंगे, ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए और एक रिजल्टेंट क्वांटिटी आ गया z। तो z यहाँ हो गया रिजल्टेंट क्वांटिटी।
अब इस रिजल्टेंट क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है z प्लस माइनस डेल्टा z, तो ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, तो a प्लस माइनस डेल्टा a। नेक्स्ट इनटू b क्वांटिटी है, b क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर आ रहा था, क्या था, b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अभी देखो ये z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसे ही रहेगा, हम a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी, ए भी हो जाएगा, फिर देखो ये प्लस इंटू प्लस माइनस होगा, a इंटू डेल्टा बी हो गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ही आएगा, b इंटू डेल्टा ए, सो b इंटू डेल्टा ए, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस देखो सेम वही आएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों भी साइड, यानी कि ये LHS है, ये RHS है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं Z से डिवाइड करता हूँ, राइट हैंड साइड को मैं AB से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइडिंग LHS बाय Z एंड RHS बाय AB, ठीक है। तो देखो ये z प्लस माइनस डेल्टा z है, उसको हम z से डिवाइड कर देते हैं, और नेक्स्ट यहाँ आए ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, z इज इक्वल टू क्या है, ए बी है, मतलब जो ए बी है वो भी z हो गया, तो ए बी के जगह पे z लिख दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, और फिर से देखोगे तो पुराना वाला आएगा, मतलब पुराना वाला आ रहा है, मतलब मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट बदल गया है, ठीक है। अभी देखो z को इसके नीचे भेजूंगा और इसके नीचे भेजूंगा, तो z अपॉन z हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अभी देखो ये ए बी सबके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ ए बी है, उसके नीचे ये ए बी आ गया, उसके बाद प्लस माइनस है, इस a इंटू डेल्टा बी है, उसके नीचे ये ए बी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस है, b इंटू डेल्टा ए है, उसके नीचे ये ए बी आ जाए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और उसके नीचे ये ए बी आ गया, ठीक है। अभी देखो ये z कट जाएगा तो 1 होगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी कट जाएंगे तो इधर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस देखो ये ए कट गया तो डेल्टा बी अपॉन बी होगा, ठीक है। याद रखना ये बी आप कट नहीं कर सकते, डेल्टा बी दोनों साथ में है, तो आप डायरेक्ट बी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। प्लस माइनस देखो यहाँ ये बी कट गया तो डेल्टा ए अपॉन ए रहेगा, प्लस माइनस यहाँ ऊपर डेल्टा ए उसके नीचे मैं ए को भेज दिया, और बाजू में डेल्टा बी है उसके नीचे हम बी को शिफ्ट कर दिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो कोई कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। अभी देखो ये 1 चले जाएंगे तो फाइनली बचेगा क्या, डेल्टा z अपॉन z बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा देखो ये जो डेल्टा ए है और डेल्टा बी है वो क्या है, एरर है, मतलब जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, वो एरर होगा, राइट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए है, समझो ये a क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है, b क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b था, तो इसके अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस और माइनस 0.05 लिया, इसका वैल्यू रहेगा यहाँ पर 2 प्लस और माइनस 0.04 लिया। एक बात तो पक्का है कि जो ये एरर आता है वो एरर हमेशा पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा,
यानी वो नंबर डेसिमल में आने वाला है, छोटा नंबर होगा, राइट, छोटा एरर आ रहा था, है कि नहीं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 5, डेल्टा a इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। तो ये a इज इक्वल टू 5 हो गया, डेल्टा a इज इक्वल टू 0.05 हो गया। वही अगर आप b इधर कंपेयर करोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और यहाँ पर डेल्टा b इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04 आ गया, है ना। अब अगर सोचो कि मैं इसका एरर निकालता हूँ, ए क्वांटिटी का एरर, रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए करता हूँ, तो डेल्टा ए है 0.05 और ये है 5, सॉल्व किया तो 0.01 आ रहा है, राइट। अगर यहाँ निकालूंगा डेल्टा बी अपॉन बी, तो देखो ये क्या आएगा, यहाँ 0.04 अपॉन 2 किया तो 0.02 आएगा। अब ज़रा सोचो, डेल्टा ए का एक्चुअल वैल्यू है 0.05 और a का वैल्यू है 5। ऊपर देखो न्यूमरेटर में नंबर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो जो भी आंसर आता है वो डेसिमल में आता है और भी छोटा आ जाता है। तो देखो एकदम छोटा नंबर आ गया, है ना। इधर देखो न्यूमरेटर में 0.04 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, इधर 0.04 है, लेकिन जब फाइनल आंसर आया तो देखो उससे भी छोटा आ गया, 0.02 आ गया, मतलब इस नंबर से भी छोटा आ गया। क्लियर है। तो एक बात तो पक्का है, पहले से ही ये एरर छोटे होते हैं, एरर का जो नंबर होता है वो छोटा होता है, और जब उन एरर का हम रिलेटिव एरर निकालते थे तो नंबर और भी छोटा हो जाता है, यानी कि और भी पॉइंट में आ जाते हैं। अब उसके बाद देखो ये रिलेटिव एरर और ये रिलेटिव एरर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन b इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए कितना आ रहा है, 0.01 आ रहा है, और डेल्टा b अपॉन b आ रहा है 0.02 आ रहा है। इसको सॉल्व करूंगा तो 0.002 आ रहा है, मतलब ये राउंड फिगर क्या आ रहा है, जीरो ही तो आ रहा है। देखो 0.0003 तीन जीरो के बाद एक नंबर आ रहा है और वो भी 2 आ रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर है। इससे एक बात समझा कि जो ये एरर्स होते हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी, ये एरर्स पहले से ही छोटे होते हैं, पहले से ही छोटे होते हैं, और इन छोटे एरर का फिर हम जब उसका रिलेटिव एरर निकालते तो और भी छोटे आ जाते हैं, और उन छोटे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते तो और भी छोटा आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करने पे कभी नंबर छोटा आता है क्या, आता है, कब पता है, देखो यहाँ अगर मैं 5 इंटू 5 करूँगा ना तो कितना आता है 25, मतलब 5 गुना 5 25, है ना। लेकिन ज़रा सोचो यहीं पर अगर मैं 0.50 लिया और 0.50 लिया, यानी कि 50 पैसे 50 पैसे, ये मिलकर कितना आता है 0.25, यानी कि 25 पैसे। ये 50 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, मल्टीप्लाई करने पे 25 पैसे आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल नंबर में कोई होते हैं, जब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो वैल्यू और भी छोटा आ जाता है। अब जब नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ा आ जाता है। देखो ये पहले से डेसिमल में रहने वाले हैं, डेसिमल का रेशियो करोगे तो छोटे नंबर, फिर डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो और भी छोटे नंबर, मतलब ये जीरो के बराबर हो गया। सो आप जरा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसका आंसर लगभग कितना आ रहा है, जीरो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया ना। ये देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ये जीरो आना चाहिए, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं ऐसा बता दूंगा कि जो डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल। सो हम क्या बताएंगे कि वी नेग्लेक्ट, किसको नेग्लेक्ट करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब ये टर्म चला जाएगा अभी, तो बचेगा कौन सा टर्म, सिर्फ ये वाले टर्म बचेंगे, इतना ही बचेगा, राइट। तो फाइनल आंसर में हमें क्या मिल रहा है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है।
तो देखिए, तो फाइनली हमें मिल रहा है कि प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, वहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। सिर्फ ये टर्म रहेगा, ये टर्म हम नेग्लेक्ट कर दिए। तो देखो अभी यहाँ प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इसको ज़रा ऑर्डर में लिखता हूँ, पहले a वाले को लिखूंगा बाद में b वाले को। तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये लिख दिया। अब यहाँ पर है ना जो डेल्टा z है, डेल्टा z हैज़ 4 पॉसिबल वैल्यूज़, 4 पॉसिबल वैल्यूज़, यहाँ पर 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है। क्या क्या है देखो, देखो एक डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, एक बार मैं ये प्लस लेता हूँ और इसका प्लस लूँगा, फिर ये प्लस फिक्स रहेगा, इसका माइनस लूँगा, तो क्या होगा प्लस डेल्टा a अपॉन a और इसका प्लस डेल्टा b अपॉन b। दूसरी बार क्या होगा, पहले वाले का प्लस फिक्स है डेल्टा a अपॉन a, दूसरे वाले का माइनस डेल्टा b अपॉन b। उसके बाद अभी वाले का, पहले वाले का माइनस फिक्स कर लेते हैं, तो माइनस डेल्टा a अपॉन a और दूसरे वाले का प्लस डेल्टा b अपॉन b। पहले वाले का माइनस फिक्स है, माइनस डेल्टा a अपॉन a और दूसरे वाले का माइनस डेल्टा b अपॉन b। मतलब डेल्टा z के टोटल कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं। कैसे किया, पहली बार है ना आप प्लस को फिक्स करो और इसका प्लस ले लो और इसका माइनस ले लो, फिर दूसरी बार में इसका माइनस फिक्स करो, इसका प्लस ले लो, फिर इसका माइनस ले लो, तो ये आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरे कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब जब 4 आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा लिया जाए। देखो हमारा मुद्दा सिंपल है, हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। अब देखो डेल्टा z अपॉन z मतलब क्या, रिलेटिव एरर इन z। डेल्टा a अपॉन a मतलब रिलेटिव एरर इन a। डेल्टा b अपॉन b मतलब रिलेटिव एरर इन b। तो हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है, और मैक्सिमम एरर कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। देखो इन दोनों में प्लस प्लस है तो एडिशन होगा, इसमें देखो एक माइनस है मतलब इसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगी, मतलब रिलेटिव एरर कम आ जाएगा। इधर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा मतलब रिलेटिव एरर और भी कम आ जाएगा। ये दोनों भी नेगेटिव है मतलब वैल्यू नेगेटिव्स में आएगी तो एरर और भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ रहा है यहाँ पर। तो हमें लेना क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, इसको निकाल देते दो। सो हम इधर बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z क्या आ रहा है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, ये आ रहा है, समझा। तो हमने किया क्या, हमने किया है कि हम a क्वांटिटी और b क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन किए, यानी कि हमारा काम था कि z इज इक्वल टू a इंटू बी किया। जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो z आया और उसका रिलेटिव एरर ये लिख रहा है, राइट। तो ये आप क्या बोल सकते हो, ये कहोगे कि रिलेटिव एरर इन z, और ये है रिलेटिव एरर इन a, और ये रिलेटिव एरर इन b। देखो यानी कि जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनकी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ऐसे बनेगा। ठीक है, अब एक बात याद रखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो हमने पढ़े ये क्या था, एरर्स दिख रहा है कि यहाँ पर, इधर दिख रहा है आपको, राइट। ये क्या है, ये है एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, या क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ये क्यों हुआ, तो जब भी एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब उसका फॉर्मूला ऐसे बन गया। लेकिन अगर मान लो कि एरर्स इन डिवीजन पढ़ते हैं, एरर्स
इन डिवीजन, एरर्स इन डिवीजन। z इज इक्वल टू a अपॉन b, ये वाला करेंगे, मतलब a अपॉन b करेंगे तो क्या मिलेगा, एरर्स इन डिवीजन। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो सेम फॉर्मूला आएगा जो इसमें आया था, जो इसमें आ रहा है वैसे इसमें आएगा। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ गया? तो जो एरर्स आप प्रोडक्ट में पढ़ते हो और उसका जो फॉर्मूला आ रहा है वही फॉर्मूला जब आप दो क्वांटिटी का डिवीजन करोगे और उसमें जो रिलेटिव एरर आएगा वो वाला फॉर्मूला दोनों सेम होगा। समझा? दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस फॉर्मूला also applies to the division of two quantities। मतलब यही फॉर्मूला डिवीजन के अंदर भी अप्लाई होगा। समझ गई? तो आपको स्पेशली एरर्स इन डिवीजन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने प्रोडक्ट का पढ़े हो वही डिवीजन के लिए होगा, बस इतना समझना है आपको। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसको निकाल देता हूं, इसको भी निकाल दिए। देखो अभी हमने कंक्लूजन में क्या देखा, देखो हमारा कंक्लूजन पॉइंट ये है, हमने जो देखा वो क्या देखा था पहले, एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट। इसमें हमने देखा कि देखो ए क्वांटिटी था बी क्वांटिटी था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट क्वांटिटी z आ गया। तो इसमें रिलेटिव एरर कैसा आ रहा था, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू पहले वाले क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस, देखो मल्टीप्लाई है तो प्लस, और दूसरे वाले क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, ऐसे आ रहा था। दूसरा हमने क्या देखा, एरर्स इन डिवीजन। देखो इसमें ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी का हमने डिवीजन करके रिजल्टेंट क्वांटिटी z लेके आए। इसका रिलेटिव एरर आ रहा था डेल्टा z अपॉन z, और जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, और डिवीजन में है तो प्लस, और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है? समझ लो, मल्टीप्लीकेशन है तो भी प्लस और डिवीजन है तो भी प्लस। जो पहला वाला क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, सेकेंड वाला क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। वैसे इसमें भी न्यूमरेटर में जो है उसका रिलेटिव एरर, डिवाइडर है तो प्लस, और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर। ये हमने पढ़े अभी, इतना समझ में आ गया। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया z इज इक्वल टू ए बी सी, तीन क्वांटिटी है। अब इसका रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा z अपॉन z, पहले वाले क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, दूसरे वाले देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, दूसरे क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन b, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, तीसरे क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा c अपॉन c। ऐसे बनेगा फॉर्मूला। इसमें देखो, इसमें अगर एग्जांपल लिया z इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी होता, पहली बात हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर इन z हो जाएगा, a का रिलेटिव एरर, अब मल्टीप्लाई है तो प्लस, b का रिलेटिव एरर, फिर डिवाइडर है तो प्लस, c क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। बस ये है फॉर्मूला। तो जब भी कोई क्वेश्चंस आए इस फॉर्म में रहे तो ऐसा सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये जो पावर का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहां पर लिया z इज इक्वल टू a क्यूब ले लिया,
अब a के ऊपर पावर कितना है, 3 है। इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालें, तो डेल्टा z अपॉन z। पहले तो एक काम करते, इसको एलैबोरेट कर लेते। ए क्यूब है मतलब कितनी बार ए इंटू ए, सेम क्वांटिटी का पावर है ना, तो जितना पावर रहेगा उतनी टाइम्स लिखेंगे। ए 3 बार हो गया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होते तो पहले वाले का रिलेटिव एरर, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस दूसरे वाले का रिलेटिव एरर, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा z अपॉन z, पहले वाले का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन ए, यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस दूसरे वाले का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन ए, मल्टीप्लाई है तो प्लस डेल्टा a अपॉन ए। तीनों क्वांटिटी के रिलेटिव एरर निकालेंगे और जब जब मल्टीप्लाई देगा वहां प्लस प्लस लिख देंगे, बराबर। अभी देखो डेल्टा z अपॉन z, अब देखो ये कितनी, एग्जाम्पल लेता हूं, हम x प्लस x, कितनी बार x है, 3 बार, तो 3 बार x लिख दिया। वैसे डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा a अपॉन ए पूरे 3 बार है, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन ए, है ना, बराबर। जरा ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला कैसे बन गया, चेक करो, यहां पर चेक कर सकते हो। इसका रिलेटिव एरर आ गया, एक क्वांटिटी का रिलेटिव एरर आ गया, और उस पर जो भी पावर है वो इधर आ गया, है ना। अब इस एग्जाम्पल से हमें एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी z इज इक्वल टू ए का पावर n होता तो हम इसे क्या लिखते, डेल्टा z अपॉन z, और ए क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, और जो पावर है उसे हमने यहां रख लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जब भी किसी क्वांटिटी का पावर होगा तो पावर को उठा के साइड में रख लो, और उस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर और अपना रिजल्टेंट क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, ठीक है, क्लियर है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई क्वांटिटी है, समझो z इज इक्वल टू यहाँ a है, b है और नीचे c है, इसका पावर p है, यहाँ q है, इधर r है, तो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन z। अब a क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, इसके ऊपर पावर है तो बाजू में लिख लिया। अब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर प्लस लिख लिया। और देखो b क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन b, और इसके ऊपर पावर q है तो बाजू में लिख लिया। फिर देखो इधर डिवाइडर है तो प्लस, और अभी देखो ये c क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा c अपॉन c, और उसके ऊपर पावर r है तो r यहाँ लिख लिया। आ गया ना, ऐसे बन गया, क्लियर है। दिख रहा है क्या, वो कॉर्नर में लिखा है हमने, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है, यानी कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर होगा तो उसे कैसे लिखा जाता है, उसकी रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, वो ये है। कोई क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में रहती है, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करके जो नई क्वांटिटी आता है, प्रोडक्ट के टाइम पे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और डिवीजन के टाइम पे डिवीजन का और प्रोडक्ट का दोनों का सेम आएगा, समझा। चलो ये टॉपिक हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस लेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास एंड density are recorded as m is equal to 5 plus minus 0.15 kg and
रो इज इक्वल टू 5 ± 0.2 kg per meter cube respectively. Calculate the percentage error in the measurement of volume. हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम का जो परसेंटेज एरर है वो निकालना है. ठीक है, सबसे पहला तो देखो उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर मास दिया हुआ है. मास का मेजर्ड वैल्यू है ± 0.15 kg. दूसरा डेंसिटी का दिया है 5 ± 0.2 kg पर मीटर क्यूब. ज़रा देखो इसे कंपेयर करेंगे. अब आपको पहले से पता है जैसे कोई भी क्वांटिटी होगा R तो उसका वैल्यू क्या आता था, R ± डेल्टा R आता था. कोई होगा B तो उसका मेजर्ड वैल्यू क्या आता था, B ± डेल्टा B आता था. वैसे इसका क्या आएगा यहाँ पर, M ± डेल्टा M है ना. वैसे इसका आएगा, देखो रो है तो यहाँ रो ± डेल्टा रो. ये क्या है, सिंबल का नाम है रो जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करो. कंपेयर करोगे तो देखो ये M इज इक्वल टू आ जाएगा, M इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और डेल्टा M इज इक्वल टू 0.15 आएगा, 0.15 kg आ जाएगा. दूसरा देखो ये kg में रहेगा, अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. रो इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और डेल्टा रो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2. समझा? ठीक है. देखो आगे करते हैं. आपको निकालना क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है. तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू होना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम. राइट. तो देखो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम रो से बताएं, मास को m से बताएं और वॉल्यूम को v से बताएं. हम वॉल्यूम को यहाँ रख देंगे, ये मास अपॉन रो हो जाएगा. दिस इज अ वॉल्यूम. राइट. अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज डेल्टा v अपॉन v. देखो रिलेटिव एरर यही आएगा ना, इसका एरर अपॉन उसका वैल्यू डेल्टा v अपॉन v. और देखो यहाँ ये मास है तो आपको पता है ना, हम इससे पहले दिखाए थे z इज इक्वल टू a अपॉन अगर b रहेगा, है ना, z इज इक्वल टू a अपॉन b. तो क्या पढ़े थे, रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z. यहाँ पर a का रिलेटिव एरर और डिवाइड में है तो प्लस और b का रिलेटिव एरर, ऐसे लिखते थे. तो वैसे देखो v का रिलेटिव एरर डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, देखो ये है m तो डेल्टा m अपॉन m, फिर प्लस रो का रिलेटिव एरर डेल्टा रो अपॉन रो. ठीक है. ना आगे जाएंगे, डेल्टा m कितना है 0.15 और m है 5 तो इसके जगह पे आएगा 0.15 और ये हो गया 5 प्लस डेल्टा रो है 0.2 और ये है 5 तो 0.2 और ये 5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0. देखो ये 0 और 3 आ जाएगा, 5 3 = 15 प्लस ये आएगा 0.04 आएगा. ये क्या है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम आ गया. रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम. हमें क्या निकालना है, हमें उसने पूछा है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमें बोल रहा है कि परसेंटेज एरर निकालो. तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम तो कैसे निकालेंगे, जो भी उसका रिलेटिव एरर आ रहा है वो इंटू 100 करने का. उसका रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 करेंगे. डेल्टा v अपॉन v आ रहा है, इसको सॉल्व नहीं किया ना पूरा, कितना आ रहा है ये 0.07. तो डेल्टा v अपॉन v का जो आंसर है वो 0.07 है. तो इसके जगह पे 0.07, बाजू में है 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 बार, यानी कि 7
परसेंट। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ये जो आ रहा है वो 7% आ रहा है। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें क्या बोला कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है। तो उसने मास और डेंसिटी दोनों भी दिया था, मास ये दिया है, डेंसिटी ये दिया है, और बोल रहा है परसेंटेज एरर निकालो वॉल्यूम का। तो हमने निकाल दिया, समझा। तो इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, हमें इस वे में सॉल्व करना होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा रफ करने में टाइम जाता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स दूसरा वाला। जैसे एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड by using simple pendulum of length L is equal to 100 plus or minus 0.1 centimeter, ठीक है। if its time period is t is equal to इसका टाइम पीरियड दिया है 2 प्लस और माइनस 0.01 सेकेंड, ठीक है। यहाँ बोला है कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दी measurement of g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम बना देते हैं। ये स्ट्रिंग का लेंथ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो स्फीयर के फॉर्म में रहता है, उसे बॉब कहते हैं। वो यहाँ पर लेके आया, इधर छोड़ दिया, तो यहाँ से गया और वापस अपनी पुरानी जगह पे आया, ठीक है। ये हो गया सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इसका जो भी लेंथ है वो क्या है, लेंथ L है, और जो ग्रेविटी काम कर रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। क्या ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड ये था। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट चला जाएगा, तो ये आएगा L अपॉन G, है ना। एक काम करता हूँ, G को इधर भेज देता हूँ, तो G यहाँ आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर होगा, और L अपॉन क्या रहेगा, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर यहाँ आ गया, G इसके जगह पे चला गया। लेकिन देखो ये 4 पाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। कांस्टेंट का तो हमको यहाँ डायमेंशन नहीं रहता है, तो उसको हम लेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। एनीहो, अब पहले इसमें दिया क्या है, देखो वो बोला है कि यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है ना वो इतना दिया है, यानी कि उन्होंने लेंथ इज इक्वल टू दिया है 100.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया है, राइट। दूसरा देखो उसका टाइम पीरियड, यहाँ से आप छोड़ दोगे तो जाके वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम दिया है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, किसी बाल को अगर यहाँ से हम रिलीज कर दिए तो गया और वापस आया, एक बार जाके वापस आने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये था, बट इस टाइम का वैल्यू उन्होंने दे दिया है, कितना दिया है, t इज इक्वल टू
2 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो ज़रा देखो कंपेयर करो, कैसे करोगे? L प्लस माइनस डेल्टा L लिखोगे, जिसके नाम से है ना, जो सिंबल का यहाँ पर दिख रहा है, लेटर दिख रहा है, उसी लेटर से आप मीन बनाओगे और मीन एब्सोल्यूट बना दोगे। देखो यहाँ पर T दिख रहा है, तो T प्लस माइनस डेल्टा T। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो? L इज इक्वल टू आ गया 100, और देखो डेल्टा L इज इक्वल टू आएगा 0.1, राइट। अब इसे कंपेयर करो, T इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और डेल्टा T इज इक्वल टू आएगा 0.01, बराबर, ठीक है। देखो ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो रिलेटिव एरर इन G। तो कैसे लेंगे? डेल्टा G अपॉन G। आपको पहले बता दिया है Z इज इक्वल टू A अपॉन अगर B रहेगा, तो इसका रिलेटिव एरर कैसे आ रहा था? डेल्टा Z अपॉन Z, और जो ऊपर वाला क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर, और डिवाइड है तो प्लस, और इसका रिलेटिव एरर डेल्टा B अपॉन B, ऐसे आ रहा था ना। तो देखो यहाँ पर क्या, ये L है, तो इसका रिलेटिव एरर आना चाहिए। पहले इसका रिलेटिव एरर डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ इसको निकाल नहीं सकते हम सिर्फ इसी का निकालेंगे। एरर निकालना है इसलिए L है, तो इसका क्या रहेगा? डेल्टा L अपॉन L। डिवाइडर है तो ये आ जाएगा प्लस, और T स्क्वायर है। देखो अगर किसी का पावर होगा ऐसे, और यहाँ पर Z था, तो क्या आ रहा था? डेल्टा Z अपॉन Z, पावर जो रहेगा बाजू में लिखने का, और इसका रिलेटिव एरर डेल्टा A अपॉन A, ऐसे लिखेंगे। तो देखो इसका पावर कितना है? 2, तो 2 डेल्टा T अपॉन T, क्योंकि यहाँ पर T है ना, तो 2 डेल्टा T अपॉन T। समझ में आ गया? ठीक है। अभी रिलेटिव एरर इन कहाँ पर है? G में, राइट। आप इज इक्वल टू लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू इसका वैल्यू डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L कितना है? डेल्टा L 0.1 है, और नीचे L कितना है? 100, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा T कितना है? 0.01, तो 0.01 अपॉन ये T है, T कितना? 2, और ये पूरा ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। अभी देखो डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 ना, 0.001 आएगा ये, राइट। नेक्स्ट इसको प्लस, ये 2 चला गया, तो ये क्या बचेगा? 0.01, दिस इज 0.01 आ गया। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते, इसको निकाल देता हूँ। क्या आ रहा है? डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू 0.001 और ये 001, तो ये कितना आएगा? 0.011 आ जाएगा, राइट। इतना आ गया है कि नहीं? इतना आ रहा है, बराबर चेक कर लो। 0.001 और वो है 0.01, तो 110 बराबर आ रहा है, 0.011 आ गया। यह आ गया रिलेटिव एरर इन G। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ G, यानी कि परसेंटेज एरर इन दी G निकालना है। तो क्या निकालोगे यहाँ? परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन G इंटू 100। तो देखो इसका आंसर आएगा, ये कितना था? 0.011 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1.1%। और याद रखना मैक्सिमम परसेंटेज मतलब हम जो भी निकाल रहे हैं मैक्सिमम ही निकाल रहे हैं। आपको याद है जब हम इसके पहले वो डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर डेल्टा Z के 4 पॉसिबल वैल्यू आया था। चारों में से हमने कौन सा रिलेटिव एरर लिए जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो है वो लिया था, यानी कि सब मैक्सिमम ही है। ये जो भी आप एरर निकाल रहे हो ये रिलेटिव एरर मैक्सिमम ही है, ये सब मैक्सिमम ही है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दिया रहता है तो हमें इस तरह सॉल्व करना होता है। तो अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का 2 पार्ट बनाए। पार्ट 1 में
एरर्स इन सम एंड एरर्स इन सब्ट्रैक्शन पढ़े, राइट। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या है, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन डिवीजन एंड एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर किए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हमने। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हम अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।